हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड 10th क्लास हिंदी क्षितिज भाग 2 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर 2025 के एग्जाम के लिए। इस वीडियो में हम कंप्लीट बुक के करेंगे, कविता के भी, कहानी वाले पोर्शन के भी। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड 10th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओल्ड पेपर या मॉडल पेपर के सॉल्यूशन की वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख लेना। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाओ और ये नाम सर्च करो cclchapter.com। इस वेबसाइट पर हरियाणा बोर्ड का एक सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको सारा स्टडी मटेरियल देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, सारे जरूरी लिंक। अगर आपको पेड पीडीएफ परचेज करनी है एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए, तो इस वेबसाइट पर अपने हरियाणा बोर्ड सेक्शन में पेड पीडीएफ भी अवेलेबल करा रखी है। कूपन कोड यूज कर लेना CCL10, ताकि पीडीएफ सस्ती पड़ जाए। नहीं समझ आ रहा कुछ भी, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम आईडी का लिंक भी दे रखा है, वहां पर बस मैसेज कर देना हेलो CCL, बाकी वहीं पर बात करके मैं आपको पेड पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, फ्री में जो है पीडीएफ, अगर फ्री में स्टडी करनी है तो वेबसाइट पे मैंने कंटेंट अवेलेबल करा रखा है, या फिर वीडियोस है तो उनसे आप स्टडी कर सकते हो। अब देखते हैं जो काव्यखंड वाला पोर्शन है वो किस तरीके से एमसीक्यू जाते हैं, कैसे एमसीक्यू जाते हैं। पाठ नंबर 1 सूरदास। इसको जो है प्रैक्टिस कर लेना, एक दो बार वेबसाइट पे विजिट करके। वेबसाइट से पढ़ा रहा हूँ ये सारी चीज़ें, ये वाली वेबसाइट है, इस पे आपको जो है जाके हरियाणा बोर्ड सेक्शन में मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एमसीक्यू वगैरह सब चीज़ें मिल जाएंगी, तो प्रैक्टिस जरूर करनी है सबको। चैप्टर 1 देखो, सूरदास। गोपियों का मन चुराकर कौन ले गया था? तो कौन ले गया? कृष्ण चुरा कर ले गया था। मैं ऑप्शन से नहीं पढ़ूंगा, ऑप्शन पढ़ के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। पिछली बार मैंने जो है ना आंसर साइड कर रखे थे, ताकि बच्चे जो है क्लिक करके आंसर देख सके और उनकी प्रैक्टिस कर सके। भाई बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें समझ ही नहीं आ रहा, हमें आंसर नहीं मिल रहे, दुखी हो गए बच्चे, तो मैंने डायरेक्ट ही कर दिया। भाई मैं ये लो, तुम डायरेक्ट ही पढ़ लो। गोपियों के अनुसार पहले से चतुर कौन था? तो कौन था? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने गोपियों को कौन संदेश देने के लिए किसको भेजा है? किसको भेजा है? उद्धव को। उद्धव को बड़भागी किसने कहा है? तो किसने कहा? गोपियों ने। गोपियों के लिए योग का संदेश कौन लेकर गया था? तो कौन लेकर गया? उद्धव। उद्धव गोपियों को क्या संदेश देने के लिए गया था? तो गया है योग साधना का। गोपियों द्वारा उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव है? व्यंग्यात्मक, व्यंग्य, ताने मारे जा रहे हैं। गोपियां सपने में सोते जागते दिन रात क्या करती हैं? काने काने, यानी कि काना काना जपरी, वो है ना पंक्ति। अपरस रहत स्नेह तगा, इसमें जो तगा है इसका अर्थ क्या होता है? धागा। उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देते हैं? योग साधना का। गुड़ चाटी जो पागी, यहाँ गुड़ जो है इसका अर्थ होता है गुड़। सूतो व्याधि हमको ले आए, यहाँ व्याधि का अर्थ क्या होता है? रोग या बीमारी भी कह सकते हो ये चीज। सूरदास के पदों में अति बड़भागी किसे कहा गया है? उद्धव को कहा गया है। योग का संदेश गोपियों को कैसा लगा? कड़वी ककड़ी पंक्ति है ना, करुई ककड़ी, ऐसा कुछ पंक्ति में आता है वर्ड। श्री कृष्ण की हारिल से तुलना किसने की है? गोपियों ने। सूरदास ने हरि की तुलना किससे की है? हारिल की लकड़ी से। गोपियों के अनुसार योग शिक्षा कैसे मन के लोगों के लिए उचित है? चंचल मन के लिए, जिनका मन इधर उधर भटकता रहता है। चेतन अचेतन अवस्था में गोपियां किसका नाम रटती हैं? श्री कृष्ण का। पाठ नंबर 2 देखो, चैप्टर नंबर 2 है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। परशुराम लक्ष्मण का वध क्या समझकर नहीं करते हैं? बालक समझकर। लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? बाल कांड से। परशुराम को किसको देखकर गुस्सा आ गया था? टूटे हुए धनुष को, शिव धनुष को भी कह सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन अगर बदल दिया शिव धनुष था। परशुराम ने क्रोध को शांत करने का प्रयास, परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किसने किया? श्री राम ने। तुलसीदास ने भृगु कुल केतु, यानी अपने कुल का नाश करने वाला शब्द किसके लिए जो है प्रयोग किया है? अपने कुल का नहीं, मतलब कुल, सॉरी, भृगु कुल केतु यानी कुल का नाश करने वाला, तो वो किसके लिए प्रयोग किया है? परशुराम के लिए, यानी कि वंशों का नाश कर दिया, बहुत सारे राजाओं को परास्त किया था इसने। कुम्हड़ बत्तियां किसको देखकर मुरझाती हैं? तर्जनी को। सुनी रिझाई रिसाई बोले मुनि को ही, यहाँ जो कोही शब्द है इसका क्या मतलब है? परशुराम। भृगु वंशमणि किसे कहा गया है? परशुराम को कहा गया है। तुलसी के आराध्य कौन है? तुलसी यानी तुलसीदास के, तो वो है श्री राम। परशुराम ने शिव धनुष तोड़ने वाले को किसके समान अपना शत्रु बताया है? सहस्त्रबाहु के समान। गर्भनह के अभ्रक दलन, इसमें जो अभ्रक है, अर्भक है, इसका जो है अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है बालक।
परशुराम ने लक्ष्मण के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया है? तो वह है उपरोक्त सभी का, यानी मूर्ख, उद्दंड, काल का ग्रास हो गया तू, ऐसी कुछ पंक्तियां बोलता रहता है। परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा है? लक्ष्मण को कहा है। अगला पाठ देखते हैं, चैप्टर नंबर 3, आत्मकथ्य। कवि ने मधुप किसे कहा है? मन को। कवि ने आत्मकथ्य कविता में संसार को क्या कहा है? नश्वर कहा है। आत्मकथ्य कविता में मधुप किसको कहा गया है? मन को कहा गया है। आत्मकथ्य कविता में कवि किसका सपना देखकर जाग गया था? सुख का सपना। कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसी बताया है? भोली। जयशंकर प्रसाद ने किसकी उज्जवल गाथा गाने में असमर्थता व्यक्त की है? मधुर चांदनी रातों की। जयशंकर प्रसाद के अनुसार आलिंगन में आते आते क्या मुस्कुराकर भाग गया? सुख। आत्मकथ्य कविता में गुनगुनाकर अपनी कहानी कौन कहता है? मधुप कहता है। जयशंकर प्रसाद ने भावहीन मन को क्या कहा है? रीति गागर। सीवन की उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। यहाँ जो कंथा शब्द है इसका क्या मतलब है? गुदड़ी। सीवन को उधेड़ कर देखोगे मेरी कंथा की, यहाँ कंथा का अर्थ है अंतर्मन। देखो क्वेश्चन सेम था, यहाँ पे अंकी बिंदी रह गया है लिखने में। तो यहाँ पे जो है ना, कथा, कविता, चद्दर, गुदड़ी, यहाँ पे देखो अंतर्मन, कविता, कर्म, उपन्यास, कितना अजीब से ऑप्शन बना दिया कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पे अंतर्मन, गुदड़ी, यहाँ पे सिद्धार्थ था, लेकिन जो गुदड़ी के माध्यम से कवि अंतर्मन की बात करना चाह रहा था। तो यहाँ पे इन्होंने डीप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इस टाइप से थोड़ा सा। चैप्टर 4 देखो, उत्साह। अट नहीं रही है। अट नहीं रही है कविता में किस मास का वर्णन है? फागुन के महीने का। उत्साह कविता में कवि ने किसका आह्वान किया है? बादलों का। कवि ने बादलों के हृदय में कैसी छवि बताई है? विद्युत छवि। कहता है ना, विद्युत छवि उर्मे। अट नहीं रही है कविता में हटाने पर भी क्या नहीं हट रही है? आंख नहीं हट रही है। उत्साह कविता में अनंत के घन किस दिशा से आने की बात कही है? अज्ञात दिशा से। कवि कहता है ना, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। उत्साह कविता में धाराधर का अर्थ है बादल। निराला जी के अनुसार क्या नहीं पट रही है? शोभा श्री नहीं पट रही है। उत्साह कविता में निदाद का अर्थ होता है, तो होता है गर्मी। उत्साह कविता में उर में किसकी छवि बताई गई है? विद्युत की। अट नहीं रही है कविता के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कल्पना कैसे पाले किसे कहा गया है? बादलों को कहा गया है। अट नहीं रही है कविता में मंद मंद पुष्पमाल का धारक किसे कहा गया है? फागुन के महीने को, फागुन मास को। उत्साह कविता में बादल के लिए क्या विशेषण प्रयुक्त हुए हैं? उपरोक्त सभी, यानी कि ललित, घुंघराले, काले। उत्साह कविता में बादलों में क्या छिपा हुआ है? गर्जन छिपी हुई है। पाठ नंबर 5 देखो, यह दंतुरित मुस्कान फसल। ये जो एमसीक्यूज आपको करा रहा हूँ ना, इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जाना। लगभग एमसीक्यू आपको इन्हीं में से मिल जाएंगे, मोस्टली एमसीक्यूज। इसलिए जो आपको लग रहा होगा भाई ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं हमें तो ये, लेकिन जब इनको पढ़ के जाओगे तो भाई मोस्टली एमसीक्यू आप इनमें से ही अटैम्प्ट करके आओगे। आपको पेपर इतना आसान लगेगा ना। पिछली बार भी लगभग सारे एमसीक्यू पीडीएफ में से ही थे, और वही एमसीक्यू मैं आपको फ्री में करा रहा हूँ यहाँ पे, तो अच्छे से करके जाने हैं। यह दंतुरित मुस्कान फसल। कवि की झोपड़ी में क्या खिल रहे थे? जलजात खिल रहे थे। कवि ने फसल को सूर्य की किरणों का क्या कहा है? रूपांतरण कहा है। रूपांतर। किसके प्राणों का स्पर्श पाकर कठिन पाषाण पिघल गया होगा? बच्चे के। मधुपर्क किसकी उंगलियां कराती हैं? माँ की। यह दंतुरित मुस्कान कविता में तालाब छोड़कर जलजात के कहाँ छिपने की बात कही है? कवि की झोपड़ी में। फसल को किसका रूपांतर कहा गया है? सूर्य की किरणों का। यह दंतुरित मुस्कान में किसकी आंखें चार होने की बात कही है? माँ और बच्चे की। छोटे बच्चे के स्पर्श मात्र से कौन से फूल झड़ने लगे थे? शेफालिका के। नदियों के पानी का जादू क्या है? वो है फसल। कवि ने फसल को किसकी महिमा कहा है? हाथों के स्पर्श की महिमा। पाठ नंबर 6 संगतकार। जिसने अभी सीखना आरंभ किया हो उसे क्या कहा जाता है? नौसिखिया। संगतकार किसे कहते हैं? मुख्य गायक का साथ देने वाले को। मुख्य गायक का साथ देने वाले कलाकार को क्या कहते हैं? संगतकार। संगतकार कविता में स्थाई किसे कहा गया है? गीत की मुख्य टेक को। मुख्य गायक की गरज में, यहाँ जो गरज है इसका क्या मतलब है? ऊंची गंभीर आवाज। संगतकार का क्या कार्य होता है? मुख्य गायक के साथ स्वर साधना। सरगम, इसका क्या अर्थ है? स्वर बोध। संगतकार कविता में सप्तक जो शब्द है ये क्या व्यक्त करता है? संगीत के साथ स्वरों को। संगतकार कविता में कवि ने मुख्य गायक के भारी स्वर की क्या उपमा दी है? चट्टान। चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, यहाँ जो अनहद है इसका क्या मतलब होता है? सीमाहीन।
अब आता है आपका गद्य खंड यानी कहानी वाला पोर्शन, पाठ नंबर 7, नेताजी का चश्मा। नेताजी की मूर्ति वाले कस्बे से हालदार साहब कब गुजरते थे? तो कब? हर 15वें दिन गुजरते थे। हालदार साहब के लगभग कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरते थे? 15 दिन बाद। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा में क्या कमी रह गई थी? चश्मा नहीं था। हालदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे? पान खाने के लिए रुकते थे। नेताजी की प्रतिमा किस वस्तु से बनी थी? संगमरमर से बनाई हुई थी। देशभक्ति की भावना किस पर निर्भर करती है? मन पर। ड्राइंग मास्टर का क्या नाम था? मोतीलाल। चश्मे वाले की देशभक्ति के प्रति नतमस्तक कौन था? हालदार साहब। हालदार साहब ने नेताजी की प्रतिमा के चश्मे के बदलते रहने के बारे में किससे पूछा? पान वाले से पूछा। नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाले के उदास होने का क्या कारण था? वो था कैप्टन की मृत्यु। पान वाले के अनुसार नेताजी की मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? मास्टर जी बनाना ही भूल गए। नेताजी की प्रतिमा किसने बनाई थी? ड्राइंग मास्टर ने बनाई थी। नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन है? वो है चश्मे वाला। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब कैसे खड़े हो गए? अटेंशन, ऐसे खड़े हो गए। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा न होना पान वाले के लिए कैसी बात थी? मजेदार बात थी। पान वाले ने पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से कितनी दूर रोक कर हालदार साहब को ध्यान से देखा? 1.5 इंच। देखो जब डिफिकल्ट क्वेश्चन देने होते हैं ना बोर्ड में, ऐसे ऐसे उठपटांग क्वेश्चन आते हैं। नेताजी की प्रतिमा टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कितने फुट ऊंची थी? तो वो थी 2 फुट। हालदार साहब किसकी देशभक्ति के सामने नतमस्तक होते हुए जीप की तरफ चल पड़े? चश्मे वाले की। अगला चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर 8, बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? तो वो था मझोला। बाल गोविंद भगत किसके आदर्शों पर चलते थे? कबीर के आदर्शों पर। बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है? जादू कहा है। बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता था? ईश्वर भक्ति का। बाल गोविंद भगत की मृत्यु किस कारण से हुई? बीमारी से। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब तक चलती थी? फागुन मास तक चलती थी। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की चिता को आग किससे दिलवाई? पतोहू से। पतोहू यानी कि पोते की बहू से। बाल गोविंद भगत के घर से गंगा लगभग कितनी कोस दूर थी? 30 कोस। बाल गोविंद भगत किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी की। बाल गोविंद भगत कौन सा वाद्य बजाते थे? खंजड़ी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर बाल गोविंद भगत को किसने दुनियादारी से मुक्त कर दिया था? उनकी पुत्र वधू ने। भगत जी की गले में बांधी हुई बेडोल माला किससे बनी हुई थी? तुलसी की जड़ों से। भगत जी खेत में पैदा हुए अनाज को भेंट रूप जिस दरबार में रखते थे वो उनके घर से कितना दूर था? 4 कोस। बाल गोविंद भगत हर वर्ष 30 कोस दूर स्नान करने किस नदी पर जाते थे? गंगा नदी पर। तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। पाठ में ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? पतोहू के लिए। अगला चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 9, लखनवी अंदाज। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को कैसी नज़र से देखा? सतृषण। गाड़ी के डिब्बे में कौन बैठा था? नवाबी नस्ल के व्यक्ति बैठे थे। एक ही व्यक्ति था मतलब। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया? रईसों का अंदाज दिखाने के लिए। नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया? सूंघ कर। लखनवी अंदाज पाठ में किस पर व्यंग्य किया है? पतनशील सामंती वर्ग पर किया है। नवाब साहब से जुड़ा खीरे का प्रसंग किस रेलवे स्टेशन का है? लखनऊ का। नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोष पालथी मारे बैठे थे। यहाँ जो सफ़ेद पोष है इसका मतलब है भद्र पुरुष। लखनवी अंदाज नामक पाठ गद्य की किस विधा में लिखा गया है? व्यंग्यात्मक विधा में। ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर किसके मुंह में पानी आ रहा था? लेखक के मुंह में। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंकते हुए लेखक को कैसी आंखों से देखा? गुलाबी आंखों से। अगला चैप्टर देखते हैं, एक कहानी यह है भी। अजमेर से पहले मन्नू भंडारी के पिता कहाँ रहते थे? इंदौर में रहते थे। मन्नू भंडारी की रचना आपका बंटी किस विधा के अंतर्गत आती है? उपन्यास में। मन्नू भंडारी के मन में कौन सी हीन भावना ग्रंथि बन गई थी? काले रंग का होना। मन्नू भंडारी के पिताजी अजमेर के कौन से मोहल्ले में रहते थे? ब्रह्मपुरी में। मन्नू भंडारी का परिवार अजमेर के कौन से मोहल्ले में रहता था? ब्रह्मपुरी में। मन्नू भंडारी को कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल कौन सा विषय पढ़ाती थी? हिंदी।
किसकी जोशीली बातों ने मन्नू भंडारी की रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया? शीला अग्रवाल के, यानी उसके अध्यापक के। मन्नू भंडारी से उनकी बहन शीला कितने वर्ष बड़ी थी? 2 वर्ष। पिताजी के किस स्वभाव पर लेखिका बनना जाती थी, यानी गुस्सा हो जाती थी? शक की स्वभाव पर शक करते थे। पिताजी किस अंतरंग व सम्मानित मित्र ने लेखिका का गर्मजोशी से स्वागत किया? डॉक्टर अंबालाल ने। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मन्नू भंडारी कितने वर्ष की थी? 7 वर्ष की। मन्नू भंडारी ने धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति किसमें बताई है? अपनी माँ में। अगला पाठ देखते हैं, पाठ नंबर 11, नौबत खाने में इबादत। अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ? डुमरांव में। शहनाई को बजाने के लिए किसका प्रयोग होता है? किया जाता है रीड का। नरकट नामक घास डुमरांव में किस नदी के पास पाई जाती है? सोन नदी के। नौबत खाने में इबादत पाठ में वर्णित बालाजी मंदिर गंगा के किस घाट पर है? पंचगंगा घाट पर। बालाजी की मंदिर काशी के किस घाट पर स्थित है? पंचगंगा घाट पर। संकट मोचन मंदिर काशी की किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। अमीरुद्दीन के कितने मामा देश के जाने माने शहनाई वादक हैं? तो वो है 2। शहनाई बजाने के प्रयोग में आने वाली रीड किससे बनाई जाती है? नरकट नामक घास से। प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान क्या कहलाता है? नौबत खाना। शहनाई को बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रीड का। खां साहब की एक रीड कितने मिनटों में गीली हो जाती थी? 15 से 20 मिनटों में। बिस्मिल्लाह खां के परदादा का क्या नाम था? उस्ताद सलार हुसैन खां। बिस्मिल्लाह खां कितने वर्ष की आयु में संसार से विदा हुए? 90 वर्ष की आयु में। हनुमान जयंती के अवसर पर शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन वादन की सभा कितने दिनों तक होती है? 5 दिनों तक। अगला चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 12, संस्कृति। सभ्यता किसका परिणाम है? संस्कृति का। सभ्यता को किसका परिणाम कहा है? संस्कृति का। संस्कृत व्यक्ति को लेखक ने क्या कहा है? विचारवान। संसार के मजदूरों को सुखी देखने का सपना किसने देखा था? मार्क्स ने। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाए तो वह क्या होकर रहेगी? असंस्कृति। रूस का भाग्य विधाता किसे कहा गया है? लेनिन को। लेनिन को किस देश का भाग्य विधाता कहा गया है? रूस का। मानव संस्कृति को लेखक ने कैसी वस्तु कहा है? अविभाज्य। नई चीज को खोजने वाला व्यक्ति कहलाता है संस्कृत व्यक्ति। तो ये थे आपके टोटल एमसीक्यू। आपको जो एमसीक्यू आपको है ना, इस बुक में से टोटल 10 एमसीक्यू मिलेंगे। 10 में से लगभग 8 के आसपास या फिर हो सकता है सारे एमसीक्यू आपको, ये जो एमसीक्यू मैंने कराए हैं ना, इनमें से मिल जाएंगे। और उसके अलावा जो बचे हुए एमसीक्यू जब वो भाई नए आते हैं, 1-2 क्वेश्चन देता है बोर्ड हर बार नया, नहीं तो बाकी सारे एमसीक्यू आपको इनमें से मिल जाएंगे। इसीलिए आपको हर चैप्टर से मैंने इतने सारे एमसीक्यू कराए हैं। अब वो आपके ऊपर है, आप पढ़ाई करते हो, मेहनत करते हो या नहीं करते हो। ये एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लेना 1-2 बार, और गूगल पर जाकर ये नाम सर्च कर लेना cclchapter.com। इसमें हरियाणा बोर्ड के सेक्शन में आपको विजिट करना है। जब यहाँ विजिट करोगे तो यहाँ पे आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यहाँ पे मिलेंगे, वो सारे एमसीक्यू जो अभी मैंने आपको कराए हैं, बाकी बुक्स के क्वेश्चन वगैरह सब चीज़ें मिलेंगी फ्री में, ठीक है। अगर आपको पेड पीडीएफ चाहिए जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ वगैरह सब चीज़ें बना रखे, तो यहाँ से परचेज कर सकते हो। कूपन कोड यूज कर लेना CCL10, ताकि पीडीएफ आपको सस्ती पड़ जाए। तो इस वेबसाइट पे यहाँ पे मिल जाएगी। पुराने पेपर चाहिए तो 2016 से अब तक के सारे पेपर मिल जाएंगे, हिंदी सब्जेक्ट या बाकी सब्जेक्टों के। यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फ्री में। उसके अलावा मॉडल पेपर्स विद आंसर के अवेलेबल है, ये भी सब कुछ। बाकी पूरा स्टडी मटेरियल फ्री है, मार्किंग स्कीम सिलेबस जो भी है। रिजल्ट जब आएगा वो भी आपको इसी वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले इसी वेबसाइट पर रिजल्ट आता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसी वेबसाइट पर मिलेंगे आपको। हरियाणा बोर्ड का स्पेशल वेबसाइट है आपके लिए। चलो आई होप क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिस जरूर करनी है एमसीक्यूज की। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।